नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है कि अब हम आपको देश दुनिया की वो ताज़ा और अपडेटेड खबरें बताएं जो मार्केट आवर्स के दौरान शायद आपसे छूट गई हों। तो उसी के लिए लेकर हाजिर है आपके लिए आवाज समाचार। सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। बाजार में तेजी का जोश बरकरार, निफ्टी सेंसेक्स नई ऊंचाई पर हुए बंद। निफ्टी 203 पॉइंट चढ़कर 22,097 पर क्लोजिंग देने में कामयाब। तो सेंसेक्स भी 750 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, 73,328 पर हुआ बंद। मिड और स्मॉल कैप भी नए शिखर पर। टाटा कंज्यूमर्स का डबल शॉपिंग धमाका, 7,000 करोड़ रुपए में खरीदी दो कंपनियां। ऑर्गेनिक इंडिया की 100% और कैपिटल फूड्स का 75% हिस्सा कंपनी ने खरीदा। अगले 4 से 5 दिन उत्तर भारत में रहेगा घना कोहरा और सर्दी की मार। आईएमडी की चेतावनी, कुहासे से रेल यातायात चरमराया, उड़ानों में देरी से अफरा तफरी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी शुरू और 1 बजे तक हो जाएगी पूरी। चंपत राय का बयान, गर्भगृह में दरवाजे लगाने का काम हुआ पूरा। तो ढेर सारी अपडेटेड और ताजा खबरों का बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे बाजार से, क्योंकि आज बाजार ने जोरदार तेजी दिखाई और नए कीर्तिमान बनाए। आज भी बाजार में तेजी का जोश सुपर हाई था। इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स करीब 750 अंकों से ज्यादा चढ़ाव 73,000 पार करते हुए 73,328 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 203 अंकों की बढ़त के साथ 22,000 का अहम लेवल न सिर्फ पार करने में कामयाब रहा बल्कि उसके ऊपर बंद भी हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में रही। वहीं फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स भी आज बढ़त पर बंद हुए। तो आज के बाजार को डिटेल के साथ समझेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, दो नए कीर्तिमान, दो नए शिखर, दो नए फिगर्स, चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी, बाजार नए हाई पर है। तो एक नया रिकॉर्ड स्तर बाजारों ने आज फिर बनाया और जो पूरी तेजी है मार्केट की वो अलग अलग ड्राइवर्स आज पूरे दिन चलाते रहे। जहां पर फर्स्ट हाफ में बाजार में खरीदारी थी पूरे आईटी स्पेस के अंदर, अच्छे नंबर्स के बाद विप्रो चला, एचसीएल टेक चला, इन्फोसिस, टीसीएस चलाए और साथ साथ मिड कैप के आईटी में भी जोश रहा। लेकिन दोपहर तक आते आते वो जोश थोड़ा ठंडा पड़ा। तब फार्मास्यूटिकल ने बारी आगे आई तो डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर, सिप्ला जैसे शेयर, सन फार्मा जैसे शेयर खरीदारी में आए। और जब लास्ट आवर आया तब रिलायंस, जिसने अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया, और साथ साथ एचडीएफसी बैंक नंबर से पहले वहां पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बढ़िया दिन, जबकि तमाम हैवी वेट चलते हुए दिखाई पड़े और हैवी वेट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन रहा। बैंक्स में, फार्मा में, पीएसयूज में, ओएनजीसी जैसे शेयरों में जोरदार तेजी रही। तो इस तरह के एक अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर जो कि आज एक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और फुल जोश में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कामकाज हो रहा था। तो फिर लगे आज सुमित, आप हमें यह भी बताइए कि किस सेक्टर में किस महारथी ने कौन सा शिखर बनाया। देखिए, अगर कुछ सेक्टर्स की बात की जाए जहां पर आज बढ़िया परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़े तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको या तो आईटी दिखाई पड़ेगा या एनर्जी दिखाई पड़ेगा। विप्रो नंबर्स के बाद 6.5% का उछाल, एक समय में 12.5% तक की तेजी थी। ओएनजीसी करीब 4.5% की शानदार तेजी, एचसीएल टेक 3% ऊपर रहा, इन्फोसिस 2.5% ऊपर रहा। तो बहुत कम होता है ऐसा कि आईटी के तमाम गेनर आपको दिखाई पड़े। एचडीएफसी लाइफ में नंबर्स की वजह से प्रेशर देखने को मिला। बजाज फाइनेंस 2.5% नीचे रहा, आयशर मोटर 1% नीचे रहा, हिंडाल्को करीब 1% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में शानदार दिन था आज पीएसयूज के लिए, तो एसजेवीएन 9% ऊपर, एलंबिक हालांकि 7% ऊपर, एमआरपीएल 6.5% ऊपर, ईआईएल करीब 6.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में जो बिकवाली थी वो थी उषा मार्टिन में, एक्साइड में, ब्राइटकॉम में, स्वान एनर्जी में, जो कि 2.5 से लेकर 3.5-4% तक नीचे गिरे। लेकिन आज बढ़िया तेजी थी आईआरएफसी में, इरकॉन में या रेलवे शेयरों में, जो कि आज बहुत जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जी सुमित, बहुत शुक्रिया। तो बड़ा ही जोश वाला बाजार आज का ये, और उतने ही जोश के साथ सुमित ने मार्केट अपडेट्स दिया। बहुत धन्यवाद। जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि आईटी कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर आ रहे हैं और ये सेक्टर आगे अच्छा करेगा। उन्होंने कहा कि वे टीसीएस, एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी पर बुलिश हैं और इन शेयरों में पैसा बन सकता है। जैसे मैं काफी सालों से बोलता आ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आती लोग टीसीएस पे मंदी क्यों करते हैं या आईटी सेक्टर पे इंडिया के मंदी क्यों करते हैं।
पूरे दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज को क्लाउड की तरफ जाना है, एआई की तरफ जाना है, और वो सारा काम हिंदुस्तानी कंपनीज को ही मिलेगा। सो टीसीएस हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा रहेगा। हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में राइजिंग जायंट्स में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है और टाटा एलेक्सी भी है। और मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग R&D का जो पूरा ये क्षेत्र है, इसमें बूम बरकरार रहेगी। जैसे सारे दुनिया का ER&D का काम हिंदुस्तान की तरफ आएगा। जो जिस पैमाने पे ऑर्डर बुक इनका बढ़ा है लास्ट 5-6 क्वार्टर में, बड़े बड़े प्लेयर जैसे TCS का कभी 8 बिलियन से ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, कभी 10 बिलियन से बढ़ रहा है, उससे मेरे ख्याल से कोई दो राय हो नहीं सकती कि आउटलुक इन कंपनीज के लिए जबरदस्त है। तो ये हुई बाजार की बात, और अब बात करेंगे आने वाले अंतरिम बजट की। अंतरिम बजट में सरकार कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने को लेकर एक अहम ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैपिटल गेन स्ट्रक्चर के नए सिरे से रिव्यू करने को लेकर कमेटी भी गठित की जा सकती है। इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल के साथ हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, क्या चल रहा है सरकार के स्तर पर, और कैपिटल गेन टैक्स में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है अंतरिम बजट में? बिल्कुल, देखिए, कैपिटल गेन टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार अंतरिम बजट में इसे लेकर एक अहम ऐलान कर सकती है। दरअसल इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है जो कि पूरे कैपिटल गेन टैक्स के स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगा, इसके सिंप्लीफिकेशन, इसके कंप्लायंस को बढ़ाने और साथ ही साथ जो लिटिगेशन है उसको घटाने को लेकर ये कमेटी सरकार को सिफारिश दे सकती है। दरअसल मौजूदा जो कैपिटल गेन टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे अहम फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये पूरा टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। दरअसल इसमें जो क्लासिफिकेशन है, जो कैपिटल एसेट्स का क्लासिफिकेशन है, विथ होल्डिंग पीरियड है, अलग अलग कैपिटल एसेट्स पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर हैं, इन सब की वजह से काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है। लिहाजा सरकार चाहती है कि इसको लेकर एक सिंप्लीफाइड अप्रोच लाया जाए और डायरेक्ट टैक्स में एक अहम बदलाव किया जाए, ताकि जो इससे जुड़े हुए एक जो कॉम्प्लिकेशन है, साथ ही साथ जो लिटिगेशन है, कंप्लायंस भी बढ़ाया जाए, ताकि टैक्स कलेक्शन में भी आसानी हो और साथ ही साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस को लेकर आगे आएँ। दरअसल बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मार्केट में इस वक्त निवेश कर रहे हैं, उसे लेकर सरकार ये ऐलान कर सकती है कि जब अगली बार जब फुल फ्लेज्ड बजट आएगा उसमें इस अहम बदलावों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। जी, शुक्रिया आलोक। तो कैपिटल गेन टैक्स जो है उसके स्ट्रक्चर में एक बड़े बदलाव की तैयारी वो कुछ हद तक हमें दिखाई देगा। शायद अंतरिम बजट में एक झलक उसकी दिखाई दे, और जब फुल बजट आएगा तो हो सकता है कि उसमें और कॉन्क्रीट लेवल पर चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। बहरहाल इंतज़ार करना होगा बजट तक का। लेकिन यहाँ आज एक और बड़ी खबर आपके लिए है, और वो बाजार से जुड़ी हुई है। बाजार की नज़र आज टाटा कंज्यूमर पर रही, जिसने 7,000 करोड़ में बड़ी शॉपिंग की है। कंपनी ने 2 कंपनियों को खरीदा है। तो किस तरह की है ये शॉपिंग, क्या सौदे के डिटेल्स हैं, ये सब हम बात करेंगे अपनी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, टाटा कंज्यूमर्स के लिए ये क्या शॉपिंग है और आगे इसको लेकर क्या प्लान है फिर कंपनी के? करीब 7,000 करोड़ की 2 कंपनियां सीधे टाटा कंज्यूमर ने एक्वायर की है। कंपनी का इंटेंट है ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने का। 7,000 करोड़ की इस टोटल शॉपिंग में 2 एंटिटीज एक्वायर की गई हैं। एक है कैपिटल फूड्स और दूसरी है ऑर्गेनिक इंडिया। ऑर्गेनिक इंडिया जो फैब इंडिया की पहले कंपनी थी, उसमें 100% हिस्सेदारी दरअसल टाटा कंज्यूमर की रहेगी। कैपिटल फूड्स में करीब 75% हिस्सा ये खरीदने वाले हैं। तो किस एंटिटी के लिए कितना पैसा चुकाया गया है? 5,100 करोड़ में कैपिटल फूड्स का वो 75% स्टेक, और ऑर्गेनिक इंडिया 1,900 करोड़ में खरीदी जा रही है। अब क्या खासियत है इन सौदों की और क्या मिलेगा दरअसल टाटा कंज्यूमर को? कैपिटल फूड्स के खेमे में चिंग्स सीक्रेट वो मशहूर ब्रांड, और साथ ही साथ स्मिथ एंड जॉन के ब्रांड हैं। ऑर्गेनिक इंडिया F&B प्रोडक्ट्स में हर्बल सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक पैकेज फूड्स के कारोबार में ये कंपनी है। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा, न्यूट्रिशन कैटेगरी में ऑर्गेनिक इंडिया के जरिए दरअसल टाटा कंज्यूमर की एंट्री, और ऑफ कोर्स पैंट्री प्लेटफॉर्म स्केल होता हुआ दिखाई देगा टाटा कंज्यूमर का कैपिटल फूड्स के एक्विजिशन के बाद। ऑर्गेनिक मार्केट ये ग्लोबल मार्केट है 85,000 करोड़ का। दूसरी तरफ नूडल्स और देसी चाइनीज का मार्केट करीब 21,400 करोड़ का है, जिसे कंपनी दरअसल एड्रेस करती हुई दिखाई देगी। ध्यान रहे 6.8 टाइम्स पर ये वैल्यूएशन ऑर्गेनिक इंडिया की आई है।
इन प्राइस पॉइंट्स पर और 5.2 टाइम्स पर दरअसल कैपिटल फूड्स को अक्वायर किया गया है। देखना इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनियां आगे क्या डिलीवर करेंगी। तो FY24 का जो एस्टिमेट है वो यही कहता है कि कैपिटल फूड 750 से 770 करोड़ तक की आय कमा सकती है। मार्जिन इनका 20% प्लस का रहेगा। ऑर्गेनिक इंडिया के केस में ये 350 करोड़ के ऊपर का नंबर रहेगा और यहां पर भी मार्जिन डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट में 17 to 18% तक के। फायदे क्या होंगे? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट कैटेगरी बड़ी हो रही है, उसका सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मार्केट साइज बड़ा हो रहा है। 75% हिस्सा तुरंत ऑर्गेनिक इंडिया में लिया जा रहा है, बाकी 25% बाद में लेंगे। कैपिटल फूड्स को अक्वायर किया जा रहा है सीधे तौर पर। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि कंपनी इसे कैसे करेगी। कंपनी ने कहा है कि क्लियरली पहले से ही EPS एक्रीटिव रहने वाली है। साथ ही साथ जल्द से जल्द यहां पर मार्जिन स्केल देखने को मिलेगा और कैश रिजर्व रेशियो जो कंपनी के पास है उसका कुछ इस्तेमाल होगा इस पर्टिकुलर एक्विजिशन को फाइनेंस करने के लिए। 19 को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक है, राइट्स इशू के जरिए कुछ और फंड्स रेज करेंगे। इस खबर के बाद आज स्टॉक में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रहा था कि कभी भी वो एक्विजिशन अनाउंस होगा और वो डिटेल्स आ चुके हैं। शुक्रिया अजदा। तो ये थी टाटा की शॉपिंग्स और दो बड़ी डील्स वो करती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में कोहरे से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आज अगले 4 से 5 दिनों तक घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। IMD ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की संभावना जताई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्से इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में हैं। घने कोहरे के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी की अगर हम बात करें 200 मीटर से कम रही। और अगर हम दिल्ली की बात करें, जो नॉर्दर्न रेलवे का कहना है करीब 18 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो दिल्ली आनी थी जो इस वक्त देरी से चल रही हैं। इसमें 9 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो आधे घंटे से लेकर 4 घंटे की देरी से चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो 6 साढ़े 6 घंटे की देरी से भी चल रही है। मसलन हैदराबाद से नई दिल्ली जो रेलवे एक्सप्रेस आने वाली थी वो 6.5 से ज्यादा देरी से चल रही है। इसके अलावा जम्मू तवी की बात करें, वहां से जो ट्रेन आने वाली थी वो 6 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। इसके अलावा कटिहार अमृतसर की बात करें वो लगभग 5 घंटे से ज्यादा की देरी चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो कल आने वाली थी अभी तक नहीं आ पाई हैं। ऐसे ही कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो काफी परेशान हैं। सर ये बताइए कब से इंतजार कर रहे हैं आप? काफी देर हो गई है और किस ट्रेन से आपको जाना था? हमको जाना था संडे को कल भुवनेश्वर राजधानी में, जो कि कल शाम को 5 बजे थी, लेकिन वो आई नहीं अभी तक। हम कल सुबह मतलब शाम को 5 बजे से लेकर अभी तक इंतजार कर रहे हैं। 23 घंटा लेट चल रहा है। अच्छा, अभी कितना बता रहा है कब आने की संभावना? अभी तो बोल रहे 4 बजे आने की संभावना है, लेकिन वो भी पता नहीं है। तो गारंटी नहीं है। स्टेशन के सामने ही है? हाँ, स्टेशन के सामने ही है, इंतजार कर रहे हैं। तो इतनी लंबी इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि आपको कहाँ जाना था, कितना देर से इंतजार कर रहे हैं आप? पानीपत जाना था सर। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे यात्री हैं जो आपको रेलवे स्टेशन के सामने इस वक्त यहाँ पे मिल जाएगा। कारण ये है कि जो है ट्रेन जो आनी थी वो समय से नहीं आ रही। हालांकि रेलवे ने एडवाइजरी जरूर जारी की है। उनका ये कहना है कि यात्री जो है आने से पहले पता कर ले समय का, लेकिन जो है फिर भी देरी से काफी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जो फॉग सेफ्टी डिवाइसेस लगाने की जो बात हो रही है वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ट्रेनें जो है अभी भी देरी से चल रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो ये तो हुई बात रेलवे की। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर कई यात्री परेशान दिखे। जायजा लिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। घने कोहरे की वजह से लगातार फ्लाइट डिले हो रही है। इस वजह से जो दिल्ली का टर्मिनल 3 एयरपोर्ट है या फिर जो बाकी 2 एयरपोर्ट्स हैं वहां पहुंचने वाले मुसाफिर काफी परेशान हो रहे हैं। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के T3 टर्मिनल के अराइवल पर। आप यहां पर कल रात से ही काफी यात्रियों को परेशानी हो रही है क्योंकि लगातार फ्लाइट्स डिले हुई हैं। अभी तक लगभग 150 के आसपास फ्लाइट यहां पर डिले हो चुकी हैं। कुल मिलाकर इसमें 25-30 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और बाकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। कल रात को ही यहां पर एक टोरंटो से एयर इंडिया की फ्लाइट आई थी, उसको अहमदाबाद जाना था। कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों ने काफी यहां पर जमकर हंगामा काटा। लोगों उनको किसी तरह से समझा बुझाकर जो फ्लाइट के स्टाफ थे उनको एयरपोर्ट ले गए, होटल ले गए हैं। और मैं बता दूं कि ये लगातार परेशानी हर बार कुहासे में आती है और जो भी
पैसेंजर हैं उनको काफ़ी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार यात्रियों की यही शिकायत होती है कि उन्हें एयरलाइंस की तरफ से सही सूचना नहीं दी जाती है, साथ ही साथ उनके साथ रूड बिहेवियर किया जाता है और उनको ठहरने या खाने पीने का इंतजाम नहीं होता है। लिहाजा यहाँ पर कई सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर बहुत सारी लगभग डिलेज हैं या फिर कैंसिल हो चुकी हैं और यात्रियों को कम से कम 2 से लेकर 10 घंटे 12-15 घंटे तक यहाँ पर स्टैंडर्ड होना पड़ रहा है। और ये आलम है जब लगातार कहा जाता है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है विश्व स्तरीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर सारी व्यवस्था है, ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है, बावजूद इसके घने कोहरे के आगे किसी की नहीं चल रही है, न फ्लाइट्स की न पायलट्स की। पायलट्स यहाँ पर फ्लाइट लैंड नहीं करा पा रहे हैं विजिबिलिटी काफ़ी कम होने की वजह से, और इसकी वजह से जो हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिर हैं उनको लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन अखिलेश वर्मा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज दिल्ली। और अब बात करेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर हमारे स्पेशल कवरेज राम उत्सव की। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है। राम मंदिर का अधूरा काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह के सभी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। कुछ दिन पहले गर्भगृह में सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई थी। अब बाकी के दरवाजे भी लगा दिए गए हैं जो कि सोने से निर्मित हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के 22 जनवरी के कार्यक्रम की जानकारी विस्तार के साथ दी है। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन विधि कल से शुरू हो जाएगी और 21 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होकर 1 बजे तक पूरी होगी। इसके बाद पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और RSS के चीफ मोहन भागवत अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव, ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। इधर लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। इससे पहले कांग्रेस के अंदर घमासान भी चल रहा है। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है तो सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। तो क्या कांग्रेस की दुविधा है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर 2024 की रेस, दुविधा में कांग्रेस। आवाज समाचार और कुछ और खबरें। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सचिन के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो में सचिन को एक गेम ऐप का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। इसमें कथित तौर पर यह भी बताया गया है कि सचिन की बेटी भी ये गेम खेलती है। सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो को फर्जी बताया है और कहा है कि वो डीप फेक के शिकार हुए हैं। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना डीप फेक वीडियो शेयर करते हुए इसे फर्जी वीडियो कहा। साथ ही उन्होंने लोगों से भी ऐसे वीडियो या ऐप का या विज्ञापन दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है। बता दें कि इससे पहले रश्मिका मंदाना से लेकर कैटरीना कैफ भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा अब नहीं रहे। रविवार को देर रात दिल का दौरा पड़ने से राणा जी का निधन हो गया। राणा पिछले कई दिनों से लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें पहले लखनऊ के मेदांता और फिर SGPGI में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। राणा कई सालों से गले के कैंसर से पीड़ित थे। इसके अलावा उनको किडनी और हार्ट संबंधी भी कई समस्याएं थी। राणा देश के लोकप्रिय शायरों में से एक थे जो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। साहित्य जगत में राणा की मौत से शोक की लहर है।